हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। हमारी ये क्लास यूट्यूब एज वेल एज टीचमेंट दोनों पे स्ट्रीम की जाती है। तो आज जो हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका नाम है मुख्यमंत्री। हम जो भी कंटेंट को पढ़ रहे हैं बच्चों, वो पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक से। आप अन्य रेफरेंस की बुक जैसे कि डीडी बसु या फिर दृष्टि की स्पेशल नोट्स या फिर ध्येय आईएएस किसी भी स्पेशल नोट से भी आप पढ़ सकते हो। द सेम कंटेंट विल बी ऑल्सो टॉट हेयर, इसलिए किसी भी चीज़ को आपको समस्या नहीं होगी समझने में। मैं हर एक तथ्य को जहां पे मुझे पता है बच्चों को प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को डीपली पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के कंटेंट को देखते हैं। तो आज के कंटेंट में हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री में सबसे पहले हम लोग किस बुक को फॉलो कर रहे हैं? एम लक्ष्मीकांत की बुक को। ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बुक का बाइंग लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बुक परचेज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम इंडियन गवर्नमेंट का जो सिस्टमेटिक मतलब जो डिवीजन है, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। इसको आप हमेशा याद रखना। सबसे पहला है जुडिशियरी, द नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज लेजिस्लेचर। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग यूनियन वाले को अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टेट एग्जीक्यूटिव को। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में हम लोग पढ़ेंगे आज चीफ मिनिस्टर, मतलब सेकंड वाले पॉइंट को। गवर्नर को मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसकी वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में आई बटन में आपको उसका पॉइंट मिलेगा, वहां से भी आप वीडियो देख सकते हो। चलिए हम लोग आगे कंटेंट को देखते हैं। ये हमारी 7th क्लास है स्पेशल एम लक्ष्मीकांत से, और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे चैनल निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम की जाती है आधे घंटे के बाद। तो चीफ मिनिस्टर को समझने से पहले हम आपको कुछ चीज़ बता दें कि भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री का क्या इंपॉर्टेंस है और वो किस तरह के से सेलेक्ट किए जाते हैं, उनके लिए कौन से आर्टिकल्स है। सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले 3 आर्टिकल बच्चों आप लोग याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आर्टिकल्स हमारे लोअर लेवल के एग्जामिनेशन में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा आर्टिकल 163 है, इसको समझते हैं। तो 163 आर्टिकल क्या कहता है, इसको हम लोग अच्छे से समझें। तो उसके लिए लिखा हुआ है, द गवर्नर इज एडवाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। मतलब गवर्नर जो होते हैं स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो एडवाइस देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि आपको एक ऐसा व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी आपको मार्गदर्शन के लिए, जो कि आपको आगे भविष्य में मदद कर सके। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेलेक्ट करता है किनको? तो वो सेलेक्ट करता है एक चीफ मिनिस्टर को। उसके लिए नोट क्या है? नोट, व्हेन द गवर्नर एक्ट एट हिज ओन डिस्क्रिप्शन नो एडवाइस इज नीडेड बाय काउंसिल। और ध्यान रखिएगा, गवर्नर जो होते हैं वो किसके मतलब समझा जाए तो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट के द्वारा स्टेट में कंट्रोल किए जाते हैं। इसलिए अगर कोई गवर्नर किसी ऑर्डर को दे देता है तो उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से किसी बात को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार जो डिसीजन गवर्नर के द्वारा दे दिया जाता है उसको जो मंत्रिमंडल है उसको पालन करना इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, राइज हैंड रेज हुआ है, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। कौन हैंड रेज किए हैं जी? उनका नाम नहीं आ पा रहा है, पूछ सकते हैं। ओके चलिए कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आर्टिकल 164, इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, आर्टिकल 164 को देखिएगा, इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें बताया गया है हमको कि गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड लेटर चीफ मिनिस्टर रिकमेंड्स गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। तो आर्टिकल 164 क्या कहता है? तो आर्टिकल 164 कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर होंगे, किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा, उसकी अपॉइंटमेंट किन के द्वारा होगी? तो उसकी अपॉइंटमेंट होगी गवर्नर के द्वारा एंड लेटर, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर रिकमेंड्स गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर। तो जैसे सेंट्रल में होता है, तो सेंट्रल में क्या होता है? प्रेसिडेंट किनको नियुक्ति करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को करते हैं। तो स्टेट में भी द सेम होता है, गवर्नर किसकी नियुक्ति करते हैं? तो चीफ मिनिस्टर। और चीफ मिनिस्टर के ही अनुदेश पर, मतलब वो अनुदेश करते हैं किनको? हमारे गवर्नर को, कि आप मंत्रिमंडल का गठन कीजिए। लेकिन मंत्रिमंडल में कौन व्यक्ति होंगे कौन नहीं होंगे, इसका डिसीजन कौन लेता है? तो हमारे मुख्यमंत्री लेते हैं। आप इस चीज को ध्यान में रखना। अब इस चीज को आप आसान रूप से कैसे समझ सकते हो? जैसे सेंटर में एक पावरफुल व्यक्ति कौन सा है? नाम मात्र का पावरफुल व्यक्ति कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। वैसे ही स्टेट में नाम मात्र का पावरफुल व्यक्ति कौन होता है? तो वहां के गवर्नर होते हैं। और जैसे सेंट्रल में पावरफुल व्यक्ति ओरिजिनली कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। वैसे ही स्टेट में पावरफुल व्यक्ति कौन होता है? तो हमारा मतलब चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री होता है। ध्यान रखना है इस चीज को।
आर्टिकल 167 को हम लोग देखते हैं कि द चीफ मिनिस्टर हैज टू कम्युनिकेट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन दैट आर टेकन अप बाय हिम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द गवर्नर। और देखो जो भी डिसीजंस होते हैं, जिस भी प्रकार के डिसीजन बाय द मतलब कोई भी अगर बाय द वे किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जाना है तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य के लिए प्रेसिडेंट से बात तो करता है, लेकिन डिसीजन उन्हीं की होती है। किसकी डिसीजन होती है? तो डिसीजन हमारे चीफ मिनिस्टर को होती है। चीफ मिनिस्टर ही ऑर्डर देता है कि प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट साहब ये करना है, तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए शक्तियों का आवंटन जो स्टेट में हुआ है वो बहुत ही विभिन्न प्रकार से हुआ है कि कोई एक व्यक्ति पावरफुल ना हो जाए, इसी के लिए सारे का सारा काम को किया गया है। प्रतिभा, गुड इवनिंग आपको भी। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बनता है, वो क्या है जी, देखिएगा। तो हु इज कॉल्ड अ चीफ मिनिस्टर। अब आप चीफ मिनिस्टर किसको कहिएगा, कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो चीफ मिनिस्टर बनता है? तो बहुत सारा ही देखो, हमने उन प्रश्नों को ज्यादा आपके सामने में लेके आया है जो सच में प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो मुख्यमंत्री किसे कहते हैं? मुख्यमंत्री कौन होता है? तो ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वह सरकार का मुखिया होता है। देखो राज्य में भी तो किसी की सरकार बनती है, राज्य में चुनाव होते हैं जब राज्य रिलेटेड, तो उसमें तो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो राज्य का प्रमुख बनता है। तो राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्य का मुखिया हमारे किसे कहेंगे? तो हम उसे वो मुख्यमंत्री को कहेंगे। while the governor is the nominal executive of the state government, the person who becomes the chief minister is the real executive of the government। देखो स्टेट और सेंट्रल में देखो कैसे बराबर बराबर चलता है। जैसे हमारे सेंट्रल में चीफ प्राइम मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं, वैसे ही स्टेट में जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि वो लोगों के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। देखो प्रेसिडेंट का चुनाव क्या लोगों के द्वारा होता है? नहीं होता है बच्चों। क्या गवर्नर का चुनाव लोगों के द्वारा होता है? नहीं होता है बच्चों। तो लोगों के द्वारा किसके चुना जाता है? तो स्टेट में चीफ मिनिस्टर चुना जाता है और सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। तो देखो इजीली आप इस चीज को समझना, क्योंकि हिंदुस्तान किसका है? तो हिंदुस्तान लोगों के द्वारा, गण राज्य मतलब लोगों के द्वारा चलाया जाने वाला। जितेंद्र कुछ कह रहे हैं, कह सकते हैं अगर आपने हाथ हैंड रेज किया है तो देखो क्या है यहाँ पर बात कि जब लोगों के द्वारा कोई कंट्री चल रही है तो लोग जिसको मत दे करके सीट देंगे, मतलब सिंहासन पे बैठाएंगे, वही मुख्य राजा कहलाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब क्या है, एक और बात यहाँ पे, जहां राज्यपाल राज्य का नाम मात्र का कार्यपालिका होता है। सिंपल सी बात है, वो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। क्यों नाम मात्र के होते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राज्य में। एक राज्य में किसी राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चुना जा सकता है। उसको चुनने के लिए कौन आता है? तो उसको प्रेसिडेंट साहब जिस व्यक्ति को चाहेंगे उसको बना सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक और बात आपको ध्यान में होना चाहिए, प्रेसिडेंट जिसको चाहेंगे उसको नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जिनको ऑर्डर दें कि फलाने राज्य में इस व्यक्ति को बनाना है तो उसको बनाए। वैसे आपको एक बात बता दें, गवर्नर जो भी बनता है ना वो किसी राजकीय दल का या किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता है। जो वो लोग IAS होते हैं या IFS होते हैं या फिर बड़े ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया हुआ रहता है, वैसे लोग को ही, वो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पढ़े हुए रहते हैं। वैसे जरूरी नहीं है कि कोई PM हो CM हो, ये जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ हो, लेकिन जो गवर्नर्स होते हैं उन लोगों को पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो देखा जाए IAS IPS रहेगा तो नो डाउट वो पढ़ा लिखा होगा ही होगा। अब नेक्स्ट में क्या कहा गया, द रियल एग्जीक्यूटिव इज कॉल्ड डिफैक्टो। डिफैक्टो ये लैटिन टर्म है बच्चों, याद रखिए। एग्जीक्यूटिव दैट मीन्स इन फैक्ट whether it is right or not। कहने का अर्थ क्या है कि वास्तविक कार्यपालिक, जो इंपॉर्टेंट कार्यपालिका होते हैं उसको वास्तविक, डिफैक्टो जो वर्ड है, डिफैक्टो ये लैटिन वर्ड है, याद रखिएगा। सॉरी। तो वो एक्चुअली कार्यपालिका कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, वास्तव में चाहे वह सही हो या नहीं। सबसे पहली बात, यह जो लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। देखो ब्रिटेन की जो सत्ता है जिस प्रकार से चलती है, क्योंकि डिफैक्टो आप बोलिएगा सर लैटिन है तो ब्रिटेन कहाँ से हुआ? देखो ये जो वर्ड डिफैक्टो है ये लैटिन वर्ड है, लेकिन ब्रिटेन एक्चुअली कहाँ से बना है? तो वेस्टर्न जर्मेनिक प्रांत से बना है। वेस्टर्न जर्मेनिक, अब देखो ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश हो जाएगी, तो उसमें इस चीज़ को बताया गया है कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो लैटिन से रिलेटेड होते हैं वो कहीं ना कहीं से ऑरिजिनेटेड कहाँ के होते हैं? तो जर्मेनिक होते हैं। तो जर्मेनिक में भी कौन सा? तो जर्मनी, पुराने जर्मनी में तो पुराना जर्मनी को आज हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ब्रिटेन कहते हैं। वैसे इंग्लिश किस देश की भाषा है? इसका जो सही जवाब देंगे उसको मैं चॉकलेट खिलाऊंगा पक्का। बताइए अंग्रेजी किस देश की भाषा है? सही जवाब दीजिए, आई वांट आंसर।
इंग्लिश किस देश की भाषा है, जल्दी बताओ बच्चों। किसी का जवाब नहीं आ रहा है। देखो बता देता हूं। इंग्लिश जो आज ब्रिटेन में यूज की जाती है वो एक्चुअली कहाँ की है, तो वेस्ट, यूएसए। नहीं नहीं नहीं, वेस्टर्न जर्मैनिक, वेस्टर्न जर्मैनिक प्रांत की भाषा है, याद रखिएगा। ब्रिटेन की भाषा नहीं है, इंग्लैंड की नहीं। इंग्लैंड तो आज बना है, ब्रिटेन को ही तो इंग्लैंड कहा जाता है। तो ठीक है, मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश भी बता दूंगा। एक चैप्टर आता है पॉलिटी में, उसमें हमको बताना होता है, मैं वहाँ आपको बताऊंगा। वैसे आप लोग याद रखिएगा, ब्रिटेन की भाषा इंग्लिश नहीं है, वेस्टर्न जर्मैनिक की है। वेस्टर्न जर्मैनिक को बाद में इंग्लैंड वाले ने, ब्रिटेन वालों ने कब्जा करके हथिया लिया था, उसके बाद से वो ब्रिटिश बन गई। और वेस्टर्न जर्मैनिक एक्चुअली कहाँ का है, तो डिफैक्ट, तो ये जो लैटिन है ये वेस्टर्न जर्मैनिक में इस्तेमाल किया जाता था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब इस मैप को देखिए और अच्छे से समझिए बच्चों। सेंटर और स्टेट, देखो बहुत ही सोच समझकर मैंने चैप्टरों का चयन किया है लक्ष्मीकांत में। लक्ष्मीकांत अगर सीरीज से पढ़ लेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा बच्चों। इसीलिए मैंने क्या किया है, एक स्टैटिक वे में और साथ साथ में एक रास्ते के रूप में मैंने सारे चैप्टर्स को बिठाया है। तो हमने पहले प्रेसिडेंट पढ़ा है, प्रेसिडेंट, आपको प्रेसिडेंट के बारे में बता दिए थे। तो सेंटर में डिफैक्टो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। और स्टेट में डिफैक्टो कौन होता है, गवर्नर होता है। डिफैक्टो मतलब क्या होता है, इन फैक्ट वेदर राइट और रॉन्ग। देखो वास्तविकता में चाहे वह सही हो या ना हो, वैसे इसको आप कह सकते हो, प्रेसिडेंट का मतलब आप इसको कह सकते हो कहने का राजा, कहने का राजा कह सकते हो। और मिनिस्टर का जो चीफ होता है वो कौन होता है राज्य में, सेंट्रल में, पीएम होता है। और मिनिस्टर का जो चीफ होता है राज्य में वो कौन होता है, तो वो हमारा सीएम होता है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। पार्लियामेंट के बारे में बच्चों, एक मिनट आप लोग लाइन पर रुकना। मम्मी अगर आपको झगड़ा करना है ना तो यहाँ पे मत झगड़ा कीजिए, जो पता है क्लास चल रहा है उसके साथ सब ठीक कर रहे हैं। कुछ भी हो, अभी हम इससे बात नहीं होना चाहिए, सही बात नहीं होगा। अभी से बोल रहे हैं, कुछ मत बोलिए। हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए सेंटर में जो मिनिस्टर्स का चीफ होता है वो कौन होता है, हमारे पीएम होते हैं। उसी प्रकार से द सेम हमारे जो राज्य में जो चीफ होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सीएम। तो आपको सीएम और पीएम में कभी डिफरेंस का मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीएम हमारे कहाँ होते हैं, वो भी मिनिस्टर होते हैं, सत्ताधारी पार्टी के मिनिस्टर होते हैं, लेकिन वो कहाँ होते हैं, सेंटर में होते हैं। लेकिन एक जो सीएम होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो भी सत्ताधारी के होते हैं, लेकिन वो स्टेट में होते हैं। बस यही छोटा सा डिफरेंस होता है पीएम और सीएम में। शुरुआत में मुझे भी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब हमने टीचर से पढ़ा, टीचर से तो नहीं, मैक्सिमम मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है, तो उसमें बहुत चीज़ों को मैंने समझा है। शुरुआत में बहुत सारे टीचर्स, अच्छे टीचर्स फ्री में पढ़ाते थे, लेकिन वो सारे टीचर्स अभी अपने ऐप पे पढ़ाने लगे हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन जिस टाइम में पढ़ने का था उस टाइम में मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया था। अब देखिए हम लोग सेंट्रल और स्टेट में पार्लियामेंट को देखते हैं। तो सेंटर में हमारा पार्लियामेंट होता है और स्टेट में क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है। पार्लियामेंट के दो हिस्से होते हैं सेंटर में, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। लोकसभा मतलब किसका, पीपल्स हाउस, और राज्यसभा मतलब किसका, तो डेमोक्रेटिक पर्सनों का हाउस। ठीक है। स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। आप सिंपल इस चीज को याद रखना, लेजिस्लेचर जो होता है स्टेट में होता है, जो दो पार्ट में डिवाइड होता है। स्टेट लेजिस्लेचर दो पार्ट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। और पार्लियामेंट का दो भी हिस्सा होता है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। इसमें याद रखिएगा लोकसभा बड़ा होता है और राज्यसभा छोटा होता है, हमेशा हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। सॉरी, राज्यसभा बड़ा होता है, लोकसभा छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉइंट पर, वो है हाउ इज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड। देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है, जस्ट लाइक द प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होता है, द सेम एकदम उसी के तरीके से चीफ मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट होता है। कहते हैं इसको क्या,
थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। जस्ट लाइक द प्राइम मिनिस्टर, प्रोविजंस ऑफ हुज अपॉइंटमेंट आर नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट पर्टिकुलर्स आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर किस प्रकार से चुना जाएगा, उसके चुनने की पद्धति क्या होगी, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है, उसके बारे में विशिष्टता से जानकारी नहीं दी गई है। उसी प्रकार से एक सीएम, एक चीफ मिनिस्टर किस प्रकार से राज्य में चुना जाएगा, उस चीज के भी बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है बाजाबता। हाँ, आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स जो हुए थे वो सब आपको बाजाबता मिल जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है उस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब आपको कहीं पे आपको ऐसा मिला है कि देखो, कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जो हमको पता है कि जैसे कोई सत्ताधारी पार्टी है तो उसमें जिस व्यक्ति पे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है उस पार्टी के लोगों को, उसी को पीएम बना दिया जाता है। उसी प्रकार से स्टेट में भी जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, देखो पावरफुल कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई क्रिमिनल होना चाहिए, बल्कि उसके अच्छे काम होने चाहिए, वो देश के लिए सजग हो, राज्य के लिए सजग हो, उसी व्यक्ति को ही देश का मुखिया या फिर राज्य का मुखिया बनाया जाता है। तो बस इतनी सी ही बात लिखी गई है पूरे के पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अदर देन दैट कोई भी बातें नहीं है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164, देखो आर्टिकल 164 जिसकी चर्चा हम लोग लास्ट वाले पेज में किए थे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर। तो देखो आर्टिकल 164 में किस किस चीज के बारे में चर्चा है, तो चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेंगे, तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे। हाउएवर फिर भी द गवर्नर कैन नॉट अपॉइंट एनी रैंडम पर्सन एज द चीफ मिनिस्टर बट हैज टू फॉलो प्रोविजन। लेकिन फिर भी क्या बातें आगे कही गई कि गवर्नर चाहे तो किसी भी रैंडम व्यक्ति को, मतलब किसी को भी उठा करके वो चाहे तो चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकता है, बल्कि वो क्या करेगा, उसको एक प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा। हिंदी में भी सारी कंटेंट आपको मिल जाएगी। अ लीडर ऑफ द party that has got the majority shares of vote in the assembly election is appointed as the chief minister। तो यहां पे क्या कहा गया है कि वैसा व्यक्ति जो कि एक मिनट, ठीक है चलिए। द मिनिस्टर ऑफ द पार्टी हैज गॉट द मेजोरिटी शेयर्स, मैंने आपको अभी तुरंत इस चीज को बताया है कि जो भी पार्टी जीतती है उस पार्टी का वह व्यक्ति जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी लेता है, भरोसा जीतता है लोगों का, उसी को स्टेट में या सेंटर में चीफ मिनिस्टर, स्टेट में चीफ मिनिस्टर और सेंटर में प्राइम मिनिस्टर बना करके गद्दी दी जाती है। उसके बारे में नोट है कुछ, इसको देखिए। व्हेन नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी इन द इलेक्शन, गवर्नर एक्सरसाइजेस हिज ओन डिस्क्रिशन एंड अपॉइंट्स अ चीफ मिनिस्टर अकॉर्डिंगली। देखो अगर ऐसा परिस्थिति आ जाए कि कोई भी पार्टी को मेजोरिटी इलेक्शन नहीं मिल पाए, उस केस में क्या होगा कि जो गवर्नर होगा स्टेट का, वही क्या करेगा, जिस व्यक्ति को चाहे वो चीफ मिनिस्टर बना सकता है। लेकिन उसके भी कुछ प्रोविजंस हैं। वो प्रोविजन क्या क्या है देखिएगा। इन अ केस वेयर नो पार्टी वन, अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए जिसमें दो पार्टी खड़ी हो और दोनों पार्टी बराबर वोट ले ले, 50-50 वोट हो जाए दोनों का, उस केस में क्या होगा, गवर्नर अपॉइंट द मेंबर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और वन फ्रॉम द कोएलिशन एज द चीफ मिनिस्टर एंड देन ही इज गिवन 1 month टाइम टू प्रूव कॉन्फिडेंस इन द हाउस। देखो आ गई ना बात इस चीज को। देखो कहने का ये अर्थ है कि अगर दो पार्टी मिलके खड़ा हुई स्टेट लेजिस्लेचर में और उस केस में दोनों में से दोनों पार्टी बराबर मत लेके चले आई, मतलब 50-50 वोट दोनों को मिल गया, तो उस केस में क्या करेगा, जो हमारे करेंगे, जो हमारे गवर्नर होंगे, वह किसी एक व्यक्ति को जो कि बड़ी वाली पार्टी का मेंबर है, बड़ी वाली पार्टी में कोई तो एक पार्टी में देखो 200 मेंबर्स हैं और एक पार्टी में देखा जाए 180 मेंबर, तो 200 मेंबर्स वाले पार्टी के किसी एक व्यक्ति को उठाएगा और उसको 1 महीने का टाइम देगा कि आप अपना विश्वास मत जीतिए। विश्वास मत 2-3 पहलुओं पे जीता जाता है। अगर वह व्यक्ति जो भी डिपार्टमेंट है उसका एलोकेशन अच्छा से कर दे, उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो, वह व्यक्ति जेल न गया हो, वह व्यक्ति मानसिक तौर पे विकृत न हो, वह व्यक्ति किसी प्रकार के लफड़े में जो कि देश के लिए नुकसानदायक हो, मतलब देशद्रोही न कहलाया हो, या फिर वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एरुडाइट अर्थात कि ज्ञानी हो। ये सब कंडीशंस होती हैं एक व्यक्ति को विश्वास मत रखने के लिए। विश्वास मत के और भी कंडीशन है जो हम लोग लेजिस्लेचर जब अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें भी डिफाइन करेंगे। अभी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
उसके बाद है इन इनकम्बेंट डाइज इन द ऑफिस, गवर्नर एट हिज ओन डिस्क्रिशन अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर, हाउएवर द रूलिंग पार्टी नॉमिनेट्स अ मेंबर ऑफ द गवर्नर यूजुअली अपॉइंट्स द पर्सन एज द चीफ मिनिस्टर। देखो इस चीज को हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। क्या है यहाँ पर कि अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए जिसमें कि एक व्यक्ति जो विश्वास मत हासिल कर रहा है वह बड़ी वाली पार्टी का है, तो उसमें क्या होगा, गवर्नर उसको चीफ मिनिस्टर बना देगा। लेकिन अगर ऐसा केस हो जिसमें कि दो पार्टी हैं और जो पार्टी जीती हुई है उस पार्टी के किस व्यक्ति को सीएम बनाना है, इस चीज का डिसीजन पार्टी के जितने लोग होते हैं वो लेते हैं कि यह व्यक्ति बहुत भरोसे वाला है, इस व्यक्ति को हम क्या बना देते हैं, तो सीएम बनाते हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, दोनों को एक तरीके से देखा जाए तो कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास मत जीतना होता है किसका, अपने मंत्रिमंडल का। अब देखिए किसी भी व्यक्ति को तो मंत्री नहीं बना दिया जा सकता है। अब कोई व्यक्ति अच्छा चरित्र का नहीं हो, वो जेल वगैरह गया हुआ है, तो उसको कभी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। और एक और बात ध्यान में रखिएगा, जब तक 2/3 मत नहीं आएगा, कितना, आपको यही बात ध्यान में रखिएगा, 2/3 पीपल आपको, वैसे कोरम की अलग कंडीशन होती है, मैं आपको दोनों चीज बता देता हूं। अगर कोरम रहे तो 1/10 ध्यान रखिएगा, और अगर कोरम नहीं है, आउट ऑफ कोरम है तो 2/3। अब कोरम क्या होता है मैं आपको इस चीज को बताऊंगा, ये भी बातें लंबी हो जाएगी, बस इतना याद रखिएगा। कोरम में विश्वास मतलब जो कॉन्फिडेंस प्रूफल होता है 1/10 पे होता है, लेकिन एक्चुअली पार्टी में अगर किसी व्यक्ति को पीएम या सीएम बनाना है तो वहां पे 2/3 व्यक्तियों का ही सिर्फ लिया जाता है वोट, ध्यान रखना है इस चीज को। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा गया, नेक्स्ट कहते हैं अ पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू आइदर हाउस। देखो इसमें एक और कंडीशन होगा, ये कंडीशन क्या है कि उस व्यक्ति को किसी भी हाउस का, देखो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों में से किसी भी हाउस का उसको मेंबर नहीं होना पड़ेगा। कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में से किसी का भी हिस्सा नहीं है, फिर भी उसको सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन उसको 6 महीने के टेन्योर, उसको एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाता है कि आपके पास 6 महीना का टाइम है, 6 महीना के अंदर आपको ना किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, अन्यथा आपका जो पोस्ट है उसको क्या कर दिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा। देखो यही सब चीज मैंने हिंदी में भी लिखा है, आप इस चीज को हिंदी में भी समझ सकते हैं आगे वाले स्लाइड में। उसके बाद नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर कैन ऑल्सो बिलोंग टू एनी हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। देखो सेंट्रल और स्टेट में बराबर रूप से चल रहा है ये प्रावधान कि जितने भी पीएम होंगे उनको भी अगर वो या तो विधानसभा या राज्यसभा, सॉरी विधानसभा राज्यसभा मतलब लोकसभा या राज्यसभा, उसमें से भी किसी के मेंबर नहीं है तो भी वो पीएम बन सकते हैं, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर में किसी न किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। उसी तरीके से एक सीएम भी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी का भी हिस्सा नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको भी 6 महीने के अंदर बनना पड़ेगा किसी भी हाउस का मेंबर, नहीं तो उसकी जो सदस्यता होगी उसको छीन लिया जाएगा। और वो कौन छीनेंगे, तो वो छीनेंगे हमारे गवर्नर। उसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसी होती है, मैंने आपको यही चीज को यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है बच्चों, सेम चीज, तो यहाँ पर से भी आप देख सकते हैं उसको, इसमें भी वही सब बातें लिखी हुई जो मैं आपको लास्ट वाले स्लाइड में बता चुका हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफिस। तो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस का टर्म क्या होता है, तो इसको समझिएगा। सबसे पहले क्या कहते हैं यहाँ पे, एस्पिरेंट्स शुड क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड। देखो जितने भी बच्चे हैं सब आप एक बात जान लो कि चीफ मिनिस्टर का कोई निर्धारित समय काल नहीं होता है। अब जरूरी नहीं होता है कि वो कितने दिन के लिए बनेंगे चीफ मिनिस्टर, अर्थात एंड होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेशर ऑफ गवर्नर, और कब तक वो सीट संभालेंगे गवर्नर के कहने पर। बातें क्या है उस चीज को देखिएगा, गवर्नर कैन नॉट रिमूव हिम एट टाइम, मतलब कि कोई भी गवर्नर चाहेगा तो किसी भी चीफ मिनिस्टर को अपने मर्जी से नहीं रिमूव कर सकता है। गवर्नर कैन नॉट इवन डिसमिस हिम टिल द टाइम ही एंजॉय सपोर्ट फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ हाउस। देखो स्टेट लेजिस्लेचर में वो किसी भी हाउस में है, वहाँ के मेजोरिटी ऑफ लोग अगर उस व्यक्ति के फेवर में है, किसके है, सीएम के फेवर में है, तब तक उसको गवर्नर चाहेगा तो रिमूव भी नहीं कर सकता है। व्हेन सीएम लूजेस हिज मेजोरिटी, और जब अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जो सीएम है वो मेजोरिटी को लूज कर देता है, मतलब उसके सपोर्टर्स उतने नहीं होते हैं जितने होने चाहिए, ही
हैज़ टू रिजाइन, द गवर्नर डिसमिसेस टू देम। मतलब क्या, तो फिर उसको रेजिग्नेशन देने पड़ती है अपने पद पे, लेकिन वो रेजिग्नेशन किसको सौंपेंगे, तो वो सौंपेंगे गवर्नर को। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है। तो उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, उम्मीदवार मतलब हम स्टूडेंट्स को समझ लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निर्धारित नहीं होता है और वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या क्या है, राज्यपाल उसे कभी नहीं हटा सकते हैं, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि राज्यपाल जो होते हैं उनको कभी हटा नहीं सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्यपाल उसे तब तक बर्खास्त भी नहीं कर सकता है जब तक उसके सदन का बहुमत प्राप्त हो। उसके बाद है, जब सीएम बहुमत का समर्थन खो देते हैं तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है और राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर देते हैं। तो देखो, कोई भी ऐसा कार्य जो होता है जो कि डिप्लोमेटिक वर्क होता है, उसमें किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाती है। उसमें उस व्यक्ति को कहा जाता है कि देखिए, आपके फेवर में आपके पार्टी के लोग नहीं हैं, आपके मंत्रिमंडल के लोग नहीं हैं, आपको नहीं चाहते हुए भी इस्तीफा देना पड़ेगा। तो वो इस्तीफा पत्र लिखता है कि मैं फला कुमार, मैं इस चीज़ को, मैं अपने मतलब मंत्रिमंडल को नहीं संभाल पा रहा हूँ या फिर मैं वहाँ पे विश्वास मत नहीं रख पा रहा हूँ, तो कृपया मुझे इस पोस्ट से हटा दें। इस प्रकार का रहता है, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसे बहुत ही, देखो कभी भी आप लोग बच्चे लोग जब भी एप्लीकेशन वगैरह प्रिंसिपल को लिखते हो तो बहुत ही पोलाइटली लिखते हो, तो वैसे ही गवर्नर को जब एप्लीकेशन लिखा जाता है, वो त्याग पत्र एक एप्लीकेशन होता है, तो एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया से एकदम संवैधानिक तौर पे लिखा जाता है और बहुत ही मर्यादा को मेंटेन करके लिखा जाता है। किसी भी प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और बहुत ही अच्छे से किया जाता है। अब यहाँ पर एक मैप है, उस मैप में हम लोग अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं। अब वो क्या है देखिएगा, सबसे पहले देखो, स्टेट जो होता है उसके जो होते हैं 3 अंग होते हैं। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, उसके बाद जुडिशियरी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिए। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल को आप बना भी सकते हो, और नहीं तो आप चाहो तो इस टेबल को पीडीएफ में मैं आपको अवेलेबल करा, देखो वह सारी नोट्स की पीडीएफ आपको भविष्य में मिल ही जाएगी। तो देखो, एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन कौन आते हैं। एग्जीक्यूटिव में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल व्यक्ति, लेकिन कहने के लिए कौन है, हमारे गवर्नर, सिर्फ कहने के लिए हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति किसने किया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को है तो सत्ताधारी पार्टी जो स्टेट में है, जो जीती है वोट, विश्वास मत किनका, लोगों का वोट जो जीत करके आई है, वो बन गए हमारे कौन, तो ये भी फर्स्ट ही हुए, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए, ये सिर्फ कहने के लिए हुए। और ओरिजिनली में देखा जाए, ओरिजिनली मतलब ओरिजिनल, वास्तविकता में ओरिजिनली में जो मुखिया हुए वो कौन हुए, चीफ मिनिस्टर हुए। अब इस चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल, चीफ मिनिस्टर कैसे काम करेगा, किससे डिसीजन ले काम करेगा, तो उसके लिए है क्या, उसके लिए है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल का वह दल होता है जो लोगों को द्वारा सेलेक्ट किया रहता है, और उसमें जितने भी लोग होते हैं वो चीफ मिनिस्टर को बोलते हैं कि देखिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्योंकि शक्तियों का आवंटन अलग अलग तरीके से किया हुआ है, मतलब एक जगह पे नहीं किया हुआ है, एकदम बांट करके रखा गया। अब इसके बाद होते हैं, एक और पोस्ट आता है जो है हमारा किसका, तो एडवोकेट जनरल का। तो आप एडवोकेट जनरल को भी अच्छे से समझ सकते हैं। अब उसके बाद लेजिस्लेचर हमारा होता है 2, एक यूनिकर्मल और बाइकर्मल। देखो लेजिस्लेचर जब पढ़ाएंगे तो उस चीज़ को भी हम लोग करेंगे। और उसके बाद जुडिशियरी का एक हिस्सा होता है जो हाई कोर्ट होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहाँ हुआ, सेंट्रल में हुआ, हाई कोर्ट कहाँ होता है, हमारा स्टेट में होता है। अब व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बच्चों बनता है, देखो कुछ चीज़ों को हमने ना ऐसा चीज जगह से लिया है जो कि हमारे एनसीईआरटी का भी पॉइंट है। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर का फंक्शन क्या होता है, चीफ मिनिस्टर का काम क्या होता है। तो चीफ मिनिस्टर का काम को देखिएगा, इनका मुख्य कार्य क्या क्या है। द सीएम ऑफ द स्टेट परफॉर्म्स फंक्शन इन रिलेशन विद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल। मतलब कि राज्य के जो मुख्यमंत्री विभिन्न श्रेणियों के लोगों के संबंध में कार्य करते हैं। तो इस चीज को हम लोग बेटर तरीके से आगे के ऑप्शंस में समझेंगे। इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि मंत्री परिषद के संबंध में सबसे पहला। उसके बाद इन रिलेशन टू गवर्नर, तो गवर्नर के मतलब क्या, राज्यपाल के संबंध में। उसके बाद इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य विधानमंडल के संबंध में। और उसके बाद अदर देन दैट ही ऑल्सो परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, इसके अलावा वो और भी काम करते हैं। ही चेयर्स द स्टेट प्लानिंग बोर्ड, मतलब कौन, चीफ मिनिस्टर स्टेट प्लानिंग बोर्ड के भी मुख्य पर्सन होते हैं। उसके बाद क्या,
He is vice chairperson of concerned zonal council by rotation, holding that office for a period of 1 year at a time. मतलब वो बारी बारी से संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं, उस पद को एक बार में 1 वर्ष की अवधि के लिए वो धारण करते हैं. ही इज अ मेंबर ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल विच आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. मतलब कि वह अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हैं जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं. सारी चीज को हम लोग आसान शब्दों में अभी समझते हैं. देखो ये है क्या क्या चीज. तो एक जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, एक मुख्यमंत्री बनेंगे, उनका मुख्य काम क्या क्या होगा. देखो कोई भी व्यक्ति को अगर बनाया जा रहा है चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, तो वो किसी काम से बनाया जाता है. ऐसे ही नहीं किसी सत्ताधारी के पार्टी को एक व्यक्ति को कोई एक विशिष्ट पद दे दिया जाता है. तो सबसे पहला क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जो मंत्रिमंडल का गठन कराया जाता है, उस मंत्रिमंडल के जितने व्यक्ति होंगे किस प्रकार से काम करेंगे, अगर उनको कोई डिपार्टमेंट दिया गया है तो वो किस प्रकार से उसके संचालन करेंगे, इसके निर्देश भी कौन देता है, हमारे सीएम साहब देते हैं. फिर गवर्नर को क्या काम करना है. अब देखिए किसी मंत्री को अगर उसको बर्खास्त करना है, बाय द वे कोई ऐसे नेता है जो अपने क्षेत्र में, समझो समस्तीपुर के कोई ऐसे कद्दावर नेता है जो अच्छा काम नहीं किए हैं, वो स्टेट लेजिस्लेचर के हिस्सा है, तो सीएम चाहेंगे तो उसको फटाक से नहीं हटाएंगे. सीएम पत्र भेजेंगे किनको, गवर्नर के. गवर्नर साहब देखिए एक अच्छा काम नहीं करा, इसको पद से बर्खास्त किए. तो गवर्नर उसको बोलेंगे क्या कि आपको क्या देना है, रेजिग्नेशन लेटर देना है, मतलब कि आपको त्याग पत्र देना होगा. ऐसा नहीं कि गवर्नर बोलेगा कल से पोस्ट से हट रहे हो तुम, ऐसा नहीं होता है. बहुत ही फॉर्मल तरीके से होता है. अब उसके बाद है स्टेट लेजिस्लेचर का रिलेशन. अब स्टेट लेजिस्लेचर के अलावा वो क्या क्या जगह काम करते हैं, तो स्टेट प्लानिंग बोर्ड, मतलब राज्य में जितनी भी योजनाएं होती हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब स्त्री कल्याण योजना, फिर उसके बाद मातृ विकास योजना, फिर नल जल योजना, जितनी भी योजना होते हैं उसके वो कौन होते हैं, तो उसके वो चीफ हो जाते हैं. लेकिन एक और कंडीशन होती है, क्षेत्रीय जिस में वो उपाध्यक्ष बनेंगे वो 1 साल के लिए ही बनेंगे, अगले साल उनको छोड़ना पड़ेगा. जैसे कि अब इमेजिन कीजिए कि वो जल बोर्ड के बन गए उपाध्यक्ष, कौन, हमारे नीतीश कुमार, तो वो 1 साल तक जल बोर्ड को अच्छा से देखेंगे, फिर उसके बाद उनको 1 साल का जैसे टर्म पूरा होगा उसको वो पद नीतीश कुमार साहब को छोड़ना पड़ेगा. क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नेता तो ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है ना मंत्रिमंडल के द्वारा कि यह नेता जल मंत्रालय दिया जा रहा है. लेकिन अगर अध्यक्ष एक ही समय में 2-2 व्यक्ति बनेंगे तो उससे सरकार एक तरीके से अच्छे से नहीं चल पाएगी. इसीलिए क्या होता है, समय समय पर मुख्यमंत्री को उपाध्यक्ष अलग अलग डिपार्टमेंट का एलोकेट किया जाता है, मतलब दिया जाता है. उसके बाद क्या आता है, अंतर्राज्यीय जो विकास परिषद होता है उसके भी वो सदस्य होते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अंतर्राज्यीय विकास परिषद जो होती है, इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके चीफ होते हैं हमारे कौन, तो पीएम साहब. तो पीएम साहब उसकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन अंतर्राज्यीय विकास परिषद के वो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, कौन, तो हमारे सीएम साहब. उसके बाद आते हैं इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मंत्री परिषद के संबंध में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं उनका रिश्ता क्या होता है. द चीफ मिनिस्टर इज हेड ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. आप सभी लोगों को ये चीज पता है कि मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्य मंत्री परिषद के कौन होते हैं, प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं. ही परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन. वह कौन कौन से काम करते हैं, निम्नलिखित कार्य करते हैं. सबसे पहला कार्य, ही रिकमेंड्स टू गवर्नमेंट ऑन हु टू अपॉइंट एज मिनिस्टर. देखो मैंने जिस टाइम में आपको प्राइम मिनिस्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि मंत्रिमंडल के किस व्यक्ति को शिक्षा विभाग देना है, इसका डिसीजन कौन लेते हैं, तो इसका डिसीजन लेते हैं पीएम साहब. लेकिन बोलते हैं किसको हैं, प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि इस व्यक्ति को यह डिपार्टमेंट दे दिया जाए. उसी प्रकार से जो स्टेट में जो मंत्रिमंडल है उसके चीफ कौन होते हैं, तो सीएम साहब. लेकिन वो रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को, बोलते हैं कि गवर्नर साहब आप इनको राज्य का शिक्षा मंत्री बना दीजिए. उसके बाद नेक्स्ट आता है, ही डिजिग्नेट और रिसफल द पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर. कोई मिनिस्टर बहुत ज़्यादा, अगर अब देख लो जैसे कि नल जल योजना, इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है, तो मिनिस्टर साहब देखेंगे ओ फलनवा कुमार को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है नल जल योजना से, चलो इसको इसका रिसफल कर दो, इसको दूसरा सड़लवा वाला कोई पार्टी दे दो, जैसे कि खाद्य मंत्रालय दे दिए. अब भैया खाद का तो जितना भी कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, तो जिस तरीके से आवंटन होगा उसी प्रकार से उनको मिलेगा. तो वो चाहे तो किसी भी मंत्री को ना ये डिपार्टमेंट से हटा के उस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट से हटा के इस डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है, ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन. अब देखिए उनको गुस्सा आ गया तो वो किनको कहा करके, अगर कोई मिनिस्टर बदमाशी कर रहा है, समझ लो साधारण रूप से बच्चे की तरह समझा रहा हूँ, कि अगर किसी मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा देख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही पैसा का गबन कर रहा है,
तो वो मिनिस्टर को बोल देगा कि भैया आप तुमको रिजाइन करना तो होगा, लेकिन वो करवाएगा किससे रिजाइन? तो हमारे गवर्नर से। वो खुद नहीं जाकर के रिजाइन करवा देंगे, वो गवर्नर के माध्यम से करवाएंगे। वो गवर्नर को बोलेंगे गवर्नर साहब देखिए इस व्यक्ति को यह पोस्ट के लायक, इस डिपार्टमेंट, इस मंत्रालय के लायक नहीं है, इसको इसमें से हटा दीजिए। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मीटिंग होगा उसका चीफ कौन होगा? उसके चीफ हमारे सीएम साहब होंगे। उसके बाद ऑल एक्टिविटीज ऑफ मिनिस्टर आर गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय चीफ मिनिस्टर। कौन सा व्यक्ति, कौन सा मिनिस्टर, कौन सा नेता कौन सा काम करेगा, किस प्रकार से करेगा, वो सब किनके कंट्रोल के हिसाब से होगा? चीफ मिनिस्टर। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का सबसे ज्यादा विश्वास मत जीता हुआ व्यक्ति कौन है? तो सीएम है, जो हमारे बिहार के कौन है? नीतीश कुमार साहब है। उसके बाद है इफ ही रिजाइंस द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स। और सबसे बड़ी बात, अगर चीफ मिनिस्टर गुस्सा करके रिजाइन कर दिए कि भाई हमको नहीं पार्टी करना है, बस पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाता है उसी टाइम में। जितना का जितना मंत्रिमंडल होता है ना वो खत्म, मंत्रिमंडल खत्म मतलब अब फिर से गवर्नर को मतलब या तो स्टेट में गवर्नर मतलब नहीं होते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल, वो प्रेसिडेंट रूल लगवाना पड़ेगा सेंटर को, और नहीं तो फटाक से 6 महीना के अंदर चुनाव करवाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी स्टेट में बिना गवर्नर का मतलब बिना मालिक का स्टेट थोड़े चलेगा, तो किसी न किसी को तो मालिक बनाना ना पड़ेगा। देखो उसके बाद क्या है? नोट इफ सीएम डाइज, अगर चीफ मिनिस्टर मर जाते हैं या रिजाइन कर देते हैं द काउंसिल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। और सिंपल सी बात है, अगर मृत्यु हो गई या रिजाइन कर दिए तो पूरी की पूरी परिषद ना खुद ब खुद क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। इन रिलेशन टू गवर्नर, अब देखिए गवर्नर के साथ इनका क्या क्या रिलेशन है। इन रिलेशन टू गवर्नर द चीफ मिनिस्टर परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। अब राज्यपाल के संबंध में जो मुख्यमंत्री होते हैं ये निम्न कार्य को करते हैं। वो कौन कौन कार्य करते हैं? ऑल द एक्टिविटीज डिसीजंस आर टेकन अप बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कम्युनिकेटेड टू द गवर्नर बाय द चीफ मिनिस्टर। मैंने आपको सेंट्रल में बताया था बच्चों कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बात करना है प्रेसिडेंट से तो डायरेक्ट वो बात कर सकता है? नहीं, डायरेक्ट नहीं बात कर सकता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पावर ही नहीं है कि डायरेक्ट जाके प्रेसिडेंट से बात करे। तो उसके लिए वह अपने सत्ताधारी पार्टी का मुखिया को देता है। तो सेंटर में सत्ताधारी पार्टी का मुखिया पीएम कहलाता है, वैसे ही स्टेट में सत्ताधारी पार्टी का मुखिया सीएम कहलाता है। तो गवर्नर से अगर किसी मंत्रिमंडल के व्यक्ति को बात करनी है तो उसके लिए बीच में मीडिएटर का काम कौन करेंगे? तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। उसके बाद है टू रिपोर्ट टू गवर्नर इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स इफ एंड व्हेन आस्क्ड बाय द गवर्नर। गवर्नर जब भी चाहे तो मंत्रिमंडल किस प्रकार से काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, उसके लिए वो लेखा जोखा सीएम से मांग सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल में प्रेसिडेंट साहब जब चाहे मांग सकते हैं कि बिहार में फलाना जो मिनिस्टर है वो क्या काम कर रहा है, वैसे ही समस्तीपुर में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को होल्ड करने वाले स्टेट में मिनिस्टर है वो क्या काम कर रहे हैं, हमारे राज्य के गवर्नर साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर से मतलब कि मुख्यमंत्री से कभी भी पूछ सकते हैं। उसके बाद इफ एनी मिनिस्टर हैज डिसाइडेड एनी इशू द सेम हैज टू रिपोर्टेड बाय गवर्नर बाय द चीफ मिनिस्टर। आज कुछ भी समस्या होगी तो उसको गवर्नर को चीफ मिनिस्टर के द्वारा बतवाना पड़ेगा कि भाई यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि इमेजिन कीजिए समस्तीपुर ही डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पता चला कि नक्सलवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस केस में क्या करेंगे कि जो भी यहाँ के स्टेट के जो जिला पार्षद होंगे वो किसको बताएंगे बात? तो वो बताएंगे यहाँ के बिहार के सीएम को। अब बिहार के सीएम इस बात को किसको बताएंगे? तो हमारे गवर्नर को। गवर्नर साहब अगर समस्या ज्यादा है तो इस बात को सेंटर को बताएंगे। तो सेंटर में किसको? तो सेंटर में गवर्नर, याद रखिएगा, सेंटर में पीएम से नहीं बात करते हैं, सेंटर में गवर्नर किससे बात करेंगे? डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात करें, क्योंकि अपना पावर वाला से लोग बात करता है। अब ऐसा नहीं ना कि छोटा पावर वाला के पास चला जाएगा। तो ये बात है ध्यान रखने की। ही गिव्स हिज एडवाइस टू गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। तो अगर देखिए वो निम्न व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को अपनी सलाह देता है। देखिए तो सलाह देने का भी कुछ नियम कानून होता है। अब किसको क्या अपॉइंटमेंट देना है इस चीज का डिसीजन जो हमारे सीएम साहब होते हैं वो कौन कौन डिसीजन देते हैं? एडवोकेट जनरल जो होगा वो कौन बनेगा, उसका डिसीजन कौन देंगे? तो हमारे सीएम देंगे। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि बिहार में बीपीएससी है तो बीपीएससी का चेयरमैन कौन बनेगा, इसका भी डिसीजन कौन लेंगे? तो सत्ताधारी पार्टी के प्रमुख लेंगे, मतलब सीएम साहब लेंगे। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब देखिए राज्य चुनाव आयोग होता है तो राज्य चुनाव आयोग का गठन होगा, उसमें कौन व्यक्ति वहां का उच्चायुक्त बनेगा, इसका भी डिसीजन कहीं ना कहीं से क्या वास्तविक तौर पे हमारे सीएम साहब ही देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा He is the leader of the house and holding of the position. He perform the following function. अब देखिए इन रिलेशन टू स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन सा होता है उस चीज को हम लोग देखते हैं।
Before a governor prorogues and summons the session of the state legislature, the chief minister's advice is a must. देखिए, गवर्नर कोई भी सेंट्रल में एक मीटिंग बिठा रहा है या फिर किसी भी प्रकार का वो क्या कर रहा है, मंत्रिमंडल को बुला करके किसी भी डिसीजन को ले रहा है, तो उससे पहले गवर्नर को एक बार आदेश लेना पड़ता है सीएम से। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। गवर्नर साहब जब बोल दें लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दो, मतलब सत्रावसान कर दो, मतलब खत्म कर दो, तो उसके लिए वो गवर्नर साहब डिसीजन दे सकते हैं किनको, तो सीएम को दे सकते हैं। उसके बाद है ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज आर अनाउंस्ड बाय हिम ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। जो भी पॉलिसीज आ रही हैं या फिर कोई भी योजना आ रही है, तो उसके लिए जो अनाउंसमेंट होता है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट के सामने, मतलब किसके सामने, गवर्नर के सामने में लेजिस्लेटिव असेंबली में ही देते हैं। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। देखो सारे के सारा इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द साइज ऑफ द काउंसिल इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कितना बड़ा साइज होगा काउंसिल का, इसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं बताया गया है। चीफ मिनिस्टर डिसाइड्स द साइज एंड द रैंक ऑफ द मिनिस्टर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। चीफ मिनिस्टर चाहें तो कितना बड़ा होगा मंत्रिमंडल और किसकी क्या पोजीशन होगी, वो स्टेट लेजिस्लेचर के हिसाब से हमारे चीफ मिनिस्टर ही इस बात का जजमेंट करते हैं। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 3 कैटेगरी होते हैं। सबसे पहला कैबिनेट, सेंट्रल में भी कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। उसके बाद है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर्स। ये 3 इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट हैं। तो मंत्री परिषद का जो संरचना होती है उसके हिसाब उसका जो तय होता है वो हमारे सीएम साहब करते हैं, और वो 3 श्रेणी की होती है। एक होता है कैबिनेट, दूसरा होता है हमारा राज्य मंत्री, और तीसरा होता है हमारा उप मंत्री। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग देखते हैं, एक साथ में उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो द प्रोविजन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेल्ट बाय आर्टिकल 164, मतलब आर्टिकल 164 में इस चीज का बताया गया है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा मंत्रिमंडल का वो किस प्रकार का होगा। तो मैंने सेंट्रल में आपको बच्चों बताया था ना कि अगर एक मंत्रिमंडल में जितने लोग हैं उसमें अगर एक बदमाशी करता है, जैसे मैंने बताया था क्लास में 50 बच्चे हैं, पढ़े लिखने वाले बच्चे हैं, बदमाश बच्चे भी हैं, पीछे बैठने वाले बदमाश बच्चे हैं, अगर उसमें से एक डेस्क बजा दिया कस के ढोलक की तरह तो पता चलता है पूरे क्लास को पनिशमेंट मिल जाती है। इसलिए स्टेट में भी वही चीज है, एक भी मिनिस्टर अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मंत्रिमंडल की हो जाएगी। उसमें मंत्रिमंडल 2 डिसीजन देगा, या तो उस अभियुक्त नेता को पार्टी से हटा दिया जाएगा, नहीं तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा। 2 ही कंडीशन होती है। उसी चीज को यहां पर बताया गया है। क्या क्या है मैं आपको पढ़ देता। नोट, व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस नॉन कॉन्फिडेंस मेंशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑल द मेंबर्स ऑफ काउंसिल हैव टू रिजाइन इंक्लूडिंग दोज बिलोंगिंग टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू। मतलब यही चीज कि अगर एक व्यक्ति कुछ गड़बड़ी किया और उसके साथ अविश्वास बिल पास हो गया तो पता चलता है पूरी के पूरी लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही रेजिग्नेशन देना पड़ता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एडवाइज द गवर्नर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर असेंबली ऑन द ग्राउंड्स दैट हाउस डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द इलेक्टोरल फेथफुली एंड क्लैश ऑफ फ्लैश रिएक्शन। और उस केस में क्या होता है, दोबारा फिर से चुनाव करने के लिए गवर्नर को अनुज्ञप्ति पात्र भेजा जा सकता है। द गवर्नर मे नॉट ऑब्लाइज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और गवर्नर किसी को भी चाहे तो ऑब्लाइज नहीं कर सकता है कि भाई फलानुआ व्यक्ति जो थे वही व्यक्ति गलत किए थे, अब सिर्फ उसी को हटाए। देखो पूरा मंत्रिमंडल का एक साथ में कुछ भी सही और गलत होता है, तो सही या गलत करेगा तो उसमें 2 कंडीशंस हैं, और 2 कंडीशन आप जानते हैं, या तो उसको मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा नहीं तो पद छोड़ना पड़ेगा। 2 ही चीज होता है। इसी को कहा था कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हिंदुस्तान के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर्स को आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, और ये लास्ट वाला पॉइंट है, इसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। और आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से हैं, देखो बिहार का ही हम लोग देखते हैं, बिहार और आसपास के राज्यों का देखते हैं। बिहार के सबसे पहले जो सीएम थे उनका नाम था श्री कृष्ण सिंह, ध्यान रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। 31 जनवरी 1961 को इनको ये छोड़े थे अपना पद, और 2 अप्रैल 1946 को ये मतलब टर्म में आए थे। 2 अप्रैल क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो अच्छी बात है। उसके बाद हमारे आसपास के राज्यों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पूरब में जो राज्य है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल को देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल के सबसे पहले सीएम का नाम था प्रफुल्ल चंद्र घोष। 15 अगस्त 1947 को ये
पद ग्रहण किए थे और ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। अब पश्चिम में हम लोग देखते हैं, हमारा था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के हमारे जो पहले चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत। एक्चुअली जीबी पंत हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी उसके भी वो हिस्सा, मतलब उसके भी मेंबर हुआ करते थे। 26 जनवरी को ज्वाइन किए थे और 27 दिसंबर को उन्होंने छोड़ा था। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। अब हम लोग नीचे का देख लेते हैं। नीचे हमारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों को देख लेते हैं। उड़ीसा में उड़ीसा छत्तीसगढ़ को देखिए, छोड़ दीजिए, वैसे हमको देखना है सिर्फ झारखंड को देखना है। तो जे पर हम लोग आते हैं। देखिए झारखंड को देखिए, झारखंड के बाबूलाल मरांडी थे सबसे पहले। 15 नवंबर 2000 को वो बने थे और वो बीजेपी के थे। और मैंने छोड़ूंगा क्यों, छत्तीसगढ़ को भी देख लेते हैं। देखो छत्तीसगढ़ के सबसे पहले सीएम का नाम अजीत जोगी था, आईएनसी के थे। और हम लोग इधर उड़ीसा देख लेते हैं। तो उड़ीसा के कहाँ गया वो, उड़ीसा के सबसे पहले सीएम का नाम था हरे कृष्णा मेहताब। ये भी आईएनसी के थे। 23 अप्रैल और से लेकर के 12 मई तक 46 से 50 तक इन्होंने कार्यकाल किया था। यूनियन टेरिटरी में सबसे इंपॉर्टेंट है दिल्ली का, देख लीजिएगा। तो चौधरी प्री ब्रह्म प्रकेश सीएम बने थे, ये भी आईएनसी के थे। और सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस इतना हमको देखना होता है। अब देखिए यहीं पर हम लोग क्लास को दैट्स ऑल एंड कर रहे हैं, क्योंकि यहीं तक हमारी आज की कंटेंट थी। अगले दिन बच्चों हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ने वाले हैं। कंटेंट डिसीजन अभी नहीं किए हैं। कंटेंट जो भी डिसीजन किया जाएगा उसको मैं ग्रुप में और साथ साथ टेलीग्राम पे नोटिफाई कर दूंगा। तो अभी के टाइम में बस इतना ही। अभी आपके कृष्ण सर का भी क्लास शुरू होने वाला है, तो प्लीज़ बच्चों जाइए अब कृष्ण सर की क्लास को ज्वाइन कीजिए।